नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए, वो भी पार्ट बी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का चैप्टर होगा। आज का हमारा चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, 3 ट्रांसफार्मर, एसी एंड पॉलीफेज और डीसी मोटर। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारे चैप्टर नंबर 4 सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 2019 की वैकेंसी में जब पेपर हुआ था पार्ट बी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो उसमें 27 क्वेश्चन आए थे 2 दिन के अंदर। मतलब 6 शिफ्ट या 5 शिफ्ट हुई होंगी, तो उन 5 की 5 शिफ्ट में 27 क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक शिफ्ट यानी कि ऑन एवरेज बता सकते हैं हम 4 से 5 नंबर पूछे गए था प्रत्येक शिफ्ट से। ठीक है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसी के लिए हम इन क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो उसी हिसाब से हम मान सकते हैं कि यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे कैसे किस हिसाब से आए हुए थे। ठीक है। तो और लेवल कैसा था क्वेश्चंस का, तो देखते हैं क्वेश्चन को और उनका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार दिया हुआ है और उनसे क्या पॉइंट हम याद रख सकते हैं उनको। तो वक्त का ज़ाया करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आज के हमारे सेल एंड बैटरी के। पहला क्वेश्चन है, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है। जो स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया उसने, एक समान वह समान रहता है, यह लगभग आधा हो जाता है, यह आधे से बढ़ जाता है, यह परिवर्तित रहता है। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में, जो स्थिर धारा प्रणाली होती है उसकी तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है। तो यह लगभग आधा हो जाता है, कौन, आवेश। ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, यह स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश का समय लगभग आधा हो जाता है। वोल्टेज चार्जिंग स्थिर धारा चार्जिंग के, ये चार्जिंग नहीं चार्जिंग है, चार्जिंग की तुलना में अधिक तीव्र होती है। जब बैटरी एक बार बैटरी के अधिकतम वोल्टेज के पास एक निश्चित वोल्टेज तक पहुंच जाती है तो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग पूरी हो जाती है। तो स्थिर धारा चार्जिंग स्थिर वोल्टेज चार्जिंग की तुलना में अधिक दक्ष देती है या होती है, यानी कि अधिक दक्षता होती है उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक संग्राहक बैटरी की ऊर्जा क्षमता किस में रेटेड होती है, किलोवाट में या किलोवाट एम्पियर में या एम्पियर घंटा या जूल में। किसकी संग्रह मतलब जो एकत्रित की हुई है बैटरी की ऊर्जा क्षमता, तो किस में होती है, एम्पियर घंटा में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है उसने, संचालक बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। इसे रिचार्ज पुनः आवेशन कर पुनः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। इसकी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसकी रासायनिक क्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय है। और उदाहरण जैसे कि लेड एसिड बैटरी, निकल आयरन बैटरी, ये कैसी बैटरी है, सभी संचयक बैटरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया हमें, बूस्ट चार्जिंग नहीं है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। बूस्ट चार्जिंग किस पर चार्ज करने की प्रक्रिया है, कम समय के लिए कम धारा, कम समय के लिए उच्च धारा या लंबे समय के लिए उच्च धारा या लंबे समय के लिए उच्च धारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी, कम समय के लिए उच्च धारा बूस्ट चार्जिंग कहलाती है, यानी कि बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया कहलाती है कौन सी, जो कम समय के लिए उच्च धारा देती है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, बूस्ट चार्जिंग कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। ठीक है। अब आगे का सॉल्यूशन और देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। प्राय ऐसी क्षमता की होती है, प्राय बैटरियाँ ऐसी क्षमता की होते हैं जो पूरे दिन बिना बीच में आवेशित किए काम करती है। लेकिन कुछ बैटरी जो कि ट्रकों, बसों और कारों तथा रेलगाड़ियों में प्रयोग की जाती है, उन्हें बूस्टिंग करना पड़ता है, मतलब उन्हें चार्ज करना पड़ता है। ठीक है। उन्हें प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यदि दी गई बैटरी का नाम मात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है, लिथियम या सीसा या निकल या जिंक सिल्वर ऑक्साइड। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाम मात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का होगा, निकल कैडमियम होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं क्या क्या दिया है उसने। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप के बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है।
तो उसी के साथ ऑप्शन दिया उसने निकल कैडमियम, लिथियम आयन, जिंक ओलिक एसिड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर लिथियम आयन। ठीक है, तो लैपटॉप की बैटरी बनाने हेतु लिथियम आयन सेल का प्रयोग किया जाता है। जो लैपटॉप की बैटरी बनाने हेतु लिथियम आयन का प्रयोग करते हैं और इसकी वोल्टता 2.95 वोल्ट होती है। किसकी? इसकी बैटरी की, लैपटॉप की बैटरी की वोल्टता कितनी होती है लिथियम आयन की सेल की? किसकी वोल्टता है? लिथियम आयन की है, ये आयन सेल की 2.95 होती है। इसका जीवन काल भी उच्च होता है, इसकी कीमत भी उच्च होती है और इसका ऊर्जा घनत्व भी उच्च ही होता है। अब देखते हैं सही नेक्स्ट क्वेश्चन 6। यूपीएस के इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलना और एसी को डीसी में बदलना, या डीसी को डीसी में बदलना, या एसी को एसी में बदलना। तो डीसी को एसी में बदलना यूपीएस के इन्वर्टर का कार्य होता है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया उसने? ये यूपीएस में इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। यूपीएस बराबर आबादित शक्ति आपूर्ति, जिसका ये इंग्लिश फुल फॉर्म होगी यूनिट पोर्टेबल पावर सप्लाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या होता है? तो एसएमपीएस का स्विच मॉडल पावर सप्लाई, या सिंपल मोड पावर सप्लाई, या स्टोरेज मॉडल पावर सप्लाई, या फोर्थ ऑप्शन स्टोरेज मॉडल पावर सप्लाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विच मॉडल पावर सप्लाई। एसएमपीएस का विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म। तो कितना हो जाएगा? स्विच मॉडल पावर सप्लाई, ऑप्शन है राइट आंसर। यह एक विद्युतीय उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किट को बिजली प्रदान करता है। एसएमपीएस क्या होता है? ये एक विद्युतीय उपकरण होता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किट को बिजली प्रदान करता है। घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कम बिजली डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यह उपकरण उच्च वोल्टेज एसी को कम वोल्टेज डीसी में रूपांतरित करता है। तो इसका कार्य क्या होता है? यह एसी को कम वोल्टेज डीसी में रूपांतरित कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एसी को कम वोल्टेज डीसी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास परिवर्ती बैटरी चार्जिंग, या धीमी चार्जिंग, या स्थिर बैटरी चार्जिंग, या तीव्र बैटरी चार्जिंग। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग तो स्थिर बैटरी चार्जिंग मतलब कांस्टेंट बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में दिया है इसके, धारा नियंत्रण मोड का प्रयोग मुख्य रूप से बैटरी की चार्जिंग हेतु करते हैं। इस विधि में चार्जिंग धारा का मान बैटरी की चार्जिंग के अलावे चार्जिंग की अवधि के दौरान नियत रखा जाता है। इसमें चार्जिंग अवधि के दौरान बैटरी की वोल्टता धीरे धीरे बढ़ती है। अतः करंट को स्थिर रखने के लिए एक वेरिएबल प्रतिरोध की सहायता ली जाती है। ठीक है, करंट को स्थिर रखने के लिए एक वेरिएबल प्रतिरोध की सहायता लेनी पड़ती है स्थिर बैटरी चार्जिंग के दौरान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कब आया था? 23 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो बैटरी संतुलन परिपथ निम्न में से क्या बढ़ाता है? बैटरी संतुलन निम्न में से क्या बढ़ाता है? तापमान, संकेंद्रीकरण, दबाव, या बैटरी का जीवन काल। तो बैटरी संतुलन क्या बढ़ाता है? बैटरी का जीवन काल बढ़ाता है, लाइफ ऑफ बैटरी। तो सॉल्यूशन है इसका, बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। यह बैटरी संतुलन एवं बैटरी पुनर्वितरण के तकनीक को संदर्भित करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो श्रृंखला में कई बैटरी को जोड़कर बैटरी पैक की क्षमता को अधिकतम करके बैटरी जीवन में सुधार करती है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि सारी ऊर्जा उपयोग हेतु उपलब्ध है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता और कितने परसेंट के बीच की होती है? तो 70 से 80% के बीच की होती है। यानी कि दक्षता कितनी होगी? 70% और परसेंटेज 80% के बीच होती है। यानी कि 70 से 80% के बीच इसकी घंटा दक्षता होती है। किसकी? लेड एसिड बैटरी की, सेल। ठीक है, तो यह एक सेकेंडरी सेल होती है। लेड एसिड बैटरी कैसी सेल होती है? सेकेंडरी, जिसकी जीवन काल अधिक होता है। तो जो प्राइमरी सेल होती है उसका जीवन काल कम होता है, उसको एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल होती है जो। तो ठीक है, अब देखते हैं। और इसकी वोल्ट तक कितनी दी है? 2.2 वोल्ट। किसकी? लेड एसिड सेल की 2.2 वोल्ट होती है और इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसकी धारा रेटिंग भी अत्यधिक होती है। किसकी? लेड एसिड सेल की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक ऑफलाइन यूपीएस को किसकी आवश्यकता होती है? प्रेरक की, संधारित्र की, बैटरी की, या प्रतिरोधक की? तो यूपीएस को बैटरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑफलाइन यूपीएस की बैटरी की आवश्यकता होती है।
इसका प्रयोग आमतौर पर घर या छोटे ऑफिसों में लगे डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है, जहां प्रेरक प्रत्येक डेस्कटॉप के साथ एक यूपीएस जोड़ा जाता है। सामान्यतः एक यूपीएस में 7Ah की एक या दो बैटरी लगी होती है जो मेन सप्लाई के चले जाने पर सप्लाई प्रदान करती है। मतलब क्या कह रहा है इस बात को, जब हमारा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह चालू रहता है, चलाते हैं लाइट के दौरान, और लाइट एकदम कट हो जाती है तो हमारा लैपटॉप बंद नहीं होगा। तो किसके कारण? क्योंकि उसमें एक यूपीएस लगा होता है 7Ah की बैटरी, ठीक है, तो जो मेन सप्लाई प्रदान करता है लैपटॉप को। तो जीवन अवलंब प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है? जीवन अवलंब प्रणाली के लिए निम्न में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है? तो पीडीएमएस, स्थिरांक, या यूपीएस या आरपीएस। तो जीवन अवलंब प्रणाली के लिए तो यूपीएस ही होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन से प्राथमिक सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? कौन से प्राथमिक सेल का? मरकरी का, लिथियम का, या कार्बन जिंक का, या क्षारीय सेल का? तो कौन सा होगा? लिथियम सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से प्राथमिक सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? लिथियम सेल का सबसे लंबा जीवन काल होता है। वो भी कैसा सेल है? प्राइमरी, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। लिथियम सेल का उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है। लिथियम सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है। इसे लैपटॉप के बैटरी के रूप में प्रयोग करते हैं। यह एक प्राथमिक सेल है। इसका एनोड लिथियम का बना होता है। इसका एनोड लिथियम का बना होता है और यह सेल अन्य सेलों की तुलना में उच्च आवेश घनत्व दीर्घ इसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम एवं धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन का बनाता है, ठीक है। जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा वो लिथियम और जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा वो कार्बन का बना होता है। किसका? लिथियम सेल का। वो अब देखते हैं नेक्स्ट 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है? तो लिथियम है, सिल्वर ऑक्साइड है, या जिंक कार्बन है, या जिंक क्लोराइड। तो जिंक कार्बन सेल कैसा है? एक शुष्क सेल है, मतलब ड्राई, सूखा, ठीक है। तो जिंक कार्बन एक शुष्क सेल होता है। इसके इलेक्ट्रोलाइट गीले नहीं होते। यह धनात्मक प्लेट के रूप में कार्बन तथा ऋणात्मक प्लेट के रूप में जस्ते के बर्तन का प्रयोग करते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड की लेई इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग की जाती है। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम तथा वोल्टता 1.4 लगभग 1.5 तक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एक शुष्क सेल का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगभग कितना होता है? 1.5 या 2 या 0 या 2.5? तो 1.5 होता है। शुष्क सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? 1.5। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज राइट आंसर। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यह एक प्राथमिक सेल होती है। कौन सी? शुष्क सेल। ये किसी सेल है? प्राथमिक, ठीक है। इसे दोबारा रिचार्ज कर प्रयोग में लेना संभव नहीं होता। जैसे मैंने पीछे बताया था, यह प्राथमिक सेल ऐसी सेल होती है जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन दिया है हमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है? निकल कैडमियम, या लेड अम्ल, या लिथियम सेल, या कार्बन जिंक? क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें जब भी एग्जाम में बैठे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, तनु सल्फ्यूरिक, ठीक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है? तो कौन होता है? लेड अम्ल, मतलब लेड एसिड। तो उसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या दिया हमें, यदि प्रत्येक 2 वोल्टेज और 4 Ah मतलब 4 एम्पियर घंटा वाले 4 सेल समानांतर में जुड़े हुए हैं तो बैटरी की शुद्ध वोल्टेज कितनी होगी? तो उसे एक फॉर्मूले द्वारा किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो कौन सा ऑप्शन 2 वोल्ट इसका राइट आंसर होएगा। तो वोल्ट का बराबर कितनी है? 2 वोल्टेज है। और दक्षता कितनी दी? 4Ah। तो सेलों की संख्या कितनी? 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताना क्या था हमें? शुद्ध वोल्टेज। तो सभी सेल समानांतर में जुड़े तो वोल्टता समान ही होगी। तो बैटरी कुल वोल्टेज भी 2 वोल्टेज ही होगी, ठीक है। तो इसकी 2 वोल्टेज दी थी उसने बैटरी में, क्वेश्चन में 2 वोल्टेज दी थी वोल्टेज, और समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं सभी, तो सभी की वोल्टेज कैसे होगी? समान ही होगी, ठीक है, यानी कि 2 वोल्ट ही होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 18। तो स्थिर चार्जर किस में मदद करता है? स्थिर चार्जर ट्रिकल चार्जर में, धीमी चार्जिंग में, या स्थिर चार्जर किस में मदद करता है? ट्रिकल, धीमी, तेज, या अभिवर्ती। तो किस में करता है? तेज चार्जिंग में। स्थिर चार्जर तेज चार्जिंग में मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं होता? शुष्क सेल नहीं है। रिचार्जेबल मतलब जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। क्षारीय एल्केन बोलते हैं जिसको, और एल्काइन। निकल कैडमियम या निकल धातु हाइड्राइड या लिथियम आयन। तो क्षारीय इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है ये? शुष्क सेल नहीं है। बाकी सभी कैसे हैं? शुष्क सेल है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है इसने? क्षारीय बैटरियाँ एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। ये सामान्यतः निकल आयरन बैटरी एवं निकल कैडमियम बैटरी होती है। जो शुष्क ड्राई होती है बैटरी कौन सी होती है? निकल आयरन बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी होती है। इसमें लेड एसिड बैटरी की भांति धनात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट एवं इलेक्ट्रोड होते हैं। ये सभी रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये सभी रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत को उत्पन्न करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उनको थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे हम। और ये प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे ये नहीं हमने कुछ अपने आप से बनाया हुआ है। ये बुक में से हम प्रीवियस के रूप में दिए हुए क्वेश्चन सभी के सभी। ठीक है, तो अब नया हमारा क्वेश्चन है 20। लेड अम्ल सेल के लिए सामान्य वोल्टेज क्या होती है? लेड अम्ल के लिए तो क्या होती है? 2 वोल्टेज होती है। तो इसी प्रकार वोल्टेज नियतांक दिए हैं सभी के, यानी कि सभी सेल के। मरकरी सेल दिया, लिथियम दिया, सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीज क्षारीय। तो इनकी वोल्टेज बराबर में दी हुई है। मरकरी की 1.35, लिथियम की 2.95, सिल्वर की 1.5, मैग्नीज की 1.5 और जस्ता की भी, कार्बन की भी 1.5 होती है। फिर आ जाता है लीड अम्ल, मतलब लीड नहीं लेड होगा वो, लेड एसिड 2.2 होता है। और निकिल होगा 1.36 और निकिल कैडमियम 1.25, सिल्वर जस्ता 1.86 और सिल्वर कैडमियम 1.1 वोल्टेज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 230 वोल्टेज एसी 5 एम्पीयर धारा और 30 डिग्री के पश्चिमगामी प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो। तो फॉर्मूला क्या होता है? VI साइन फाई। तो साइन फाई क्या है हमारे पास? एंगल। फाई को किसका डिनोट करते हैं? एंगल को। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और एम्पियर मतलब 5 एम्पियर। तो एक जगह अंदर देंगे 5 और वोल्टेज की जगह 230। ठीक है, 230 गुणा 5 गुणा 1/2 कितना जगह आ जाएगा? 575 वार। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने एसी एंड पॉलीफेज चैप्टर में भी किया हुआ था। ठीक है, आपने ध्यान दिया हो तो, जब आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वीडियो को देख सकते हो जाकर। वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक यूपीएस यदि 150 AH 12 वोल्ट बैटरी द्वारा 150 वाट का भार वहन करता है तो उसका बैकअप समय कितना होगा? 14 घंटे, 16, 10, 12। तो कितना होगा? 12 घंटे होगा। ठीक है, कैसे? देखो दिया है बैटरी का रेटिंग कितना? 12 वोल्ट, 150 एम्पियर घंटा, भार शक्ति कितनी है? 150 वाट। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा, तो वोल्टेज गुणा एम्पियर घंटा। ठीक है, तो 12 गुणा 150 कितना आ जाएगा? 1800 वाट आवर। 1800 वाट आवर। और तो बैकअप पूछा उसने, तो बैकअप समय कैसे निकालते हैं हम? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो बैकअप समय के लिए फॉर्मूला होता है ये। बैकअप समय बराबर कितना होता है? बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा बटे भार शक्ति। तो बैकअप द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा हमने निकाल ली कितनी? 1800 और भार शक्ति कितनी थी? 150 वाट। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना घंटे आ जाएंगे? वाट से वाट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हावर। तो 12 घंटे राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते 23वां क्वेश्चन। एक बैटरी चार्जर एक किसकी तरह कार्य करता है? कन्वर्टर की, दिष्टकारी की, या साइक्लो कन्वर्टर की, या चॉपर की? तो जो बैटरी चार्जर होता है वो दिष्टकारी की, मतलब डायरेक्ट या रेक्टिफायर बोलते हैं जिसको हम। तो डायरेक्ट करंट की तरह वो कार्य करता है। कौन? बैटरी चार्जर, जैसे हमारे फ़ोन का चार्जर होता है। ठीक है, तो बैटरी चार्जर एक रिएक्टिफायर दिष्टकारी होता है। यह मुख्य रूप से यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या कार्य होता है इसका? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारे बिजली बोर्ड होते हैं जिसमें हम चार्जर लगाते हैं उसमें कैसा करंट आता है? एसी। फिर जो हम चार्जिंग होता है अपने फ़ोन में लगाते हैं तो चार्जर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करके एसी से डीसी में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी में स्टोरेज करता है फ़ोन की, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो चार्ज कैसे होती है? उसके अंदर बैटरी कैसा करंट होता है? डीसी। तो एकत्रित कौन सा करंट कर लेते हैं हम? डीसी को। डीसी करंट को हम एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
इस प्रकार ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। और दोस्तों आप इसकी वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पीयर के स्थिर क्वेश्चन ये नहीं है। एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पीयर के स्थिर प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है, तो इसकी चार्ज की मूल स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3 एम्पीयर की एक स्थिर धारा की आवश्यकता है। तो एम्पीयर घंटा दक्षता की गणना करें, तो इसकी गणना करने में दक्षता निकालनी है इसकी, इस क्वेश्चन की, इसको भी हम फॉर्मूले बेस ही किया जाएगा। क्षारीय सेल की टाइमिंग दिया हुआ है, तो एम्पीयर घंटा की दक्षता निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आउटपुट AS से डिनोट करते हैं, A मतलब एम्पीयर, H मतलब हावर। तो 4 गुणा, देखो यहाँ पर 12 घंटे चल रही थी और कितनी धारा थी, 4 एम्पीयर की, तो 4 गुणा 12, तो 12 चौक 48, 12 48 मतलब 48 एम्पीयर हावर, ये इसका आउटपुट हो गया। अब इसके इनपुट भी निकालते हैं, इनपुट भी फॉर्मूले में यानी सॉरी क्वेश्चन में ही है। 20 घंटे चली और 3 एम्पीयर की धारा दी हो, ठीक है, तो 20 या 60। अब इसका रेटिंग निकाल लेंगे हम, तो आउटपुट रेटिंग बोल रहा हूँ, रेटिंग मतलब दक्षता, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट कितना 48 बटे 60 गुणा 100, तो इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा 80%, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन, भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग किसमें मदद करती है, भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग किसमें मदद करती है। पहला ऑप्शन है यह सल्फेशन को रोकती है, इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है, या विद्युत अपघट्य के उचित स्तर को बनाए रखती है, या इसकी संरक्षित क्षमता को बढ़ाती है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार और आपको बता दूं, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इसको 202 बार पढ़ना होगा जरूर पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा देता है वो, आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसी प्रकार भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग किसमें मदद करती है, तो इसका ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है, ठीक है। भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग क्या करती है, किसमें मदद करती है, इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है, तो इसका राइट आंसर B। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन में दिया है उसने, आपातकालीन परिस्थितियों में बैटरी को पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, इसके लिए ट्रिकल चार्जिंग बैटरी का हमेशा पूरा तरह आवेशित करने एवं उपयोग करने की स्थिति के लिए तैयार रखती है। भंडारण बैटरी का उपयोग आपातकालीन संग्रहण के रूप में किया जाता है। भंडारण बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने के में ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलता है। छोटे आवेशित धारा को ट्रिकल चार्ज के रूप में जाना जाता है। लेड एसिड बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग के रूप की जरूरत होती है। सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन दी। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। तो 6 वोल्टेज एंड 6 एम्पियर हावर पर चलने वाले 10 गुणा 0.25 वाट लेड, जिसको LED बोलते हैं, वाले बैटरी लैम्प का अनुमानित रन टाइम कितना होगा या क्या होगा, ठीक है। 14 घंटे होगा, 16 घंटे होगा, 10 घंटे होगा, 12 घंटे, तो 14 घंटे होगा। कैसे इसको फॉर्मूले बेस कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले इसकी दक्षता निकाला जाएगा, जैसे कि ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा कैसे निकाल लेंगे हम, 6 गुणा 6 मतलब वोल्टेज गुणा इसकी ये AH की वैल्यू, ठीक है। तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36 वाट हावर। ऊर्जा आगे निकल के फिर उसकी प्रकार शक्ति कितनी दी है 10 गुणा 0.25, तो 100 गुणा करके कितना आएगा 2.5 वाट। अब समय निकालना है तो ऊर्जा बटे शक्ति होता है, तो 36 बटे 2.5 तो कितना हो जाएगा 14.14 मतलब 14 घंटे लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब 27वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। आवेशन के दौरान लेड अम्ल के विद्युत अपघट्य गुरुत्व क्या होता है, ठीक है। आवेशन के दौरान लेड अम्ल के विद्युत अपघट्य गुरुत्व क्या होता है, यह बढ़ता है, यह समान रहता है, यह वाष्पित हो जाता है, यह कम होता है, तो यह बढ़ जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन दिया है उसने इसका, आवेशन के दौरान लेड अम्ल के विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ता है, ठीक है।
एक लेड अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य H2SO4 का तनुकर्त विलयन होता है। तनुकर्त H2SO4 का उपयोग पानी में H2SO4 मिलाकर विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व आवेश की अवस्था या 1.13 या इस प्रकार ये क्वेश्चन है हमारे पास, इनकी आवेश की अवस्था दी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इनका सॉल्यूशन आपको पढ़ा होगा आपने या देखा होगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।